और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में हेडलाइंस के बाद अब रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे मासूम सृष्टि की, जिसे बचाने के लिए लगातार सीहोर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि हुक से बाहर निकालने की कोशिश नाकाम रही। कोशिश की गई कि हुक से बांधकर बच्ची को ऊपर निकाला जा सके, मगर कपड़ा फटने की वजह से हुक से मासूम छूटकर नीचे गिर गई और फिलहाल 100 फीट की गहराई में मासूम की फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। बच्ची को निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पैरेलली खुदाई की गई है, एक टनल बनाया गया है और अब टनल से बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके पहले एक और कवायद की गई थी कि जिस बोरवेल के गड्ढे में बच्ची फंसी हुई थी वहीं से ही एक रस्सी डाल के हुक के जरिए बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। लगभग 80 फीट तक के बच्ची को बाहर भी निकाला जा चुका था, लेकिन इसी दौरान हुक में बच्ची का जो कपड़ा फंसा था वो फट गया और उस वजह से बच्ची एक बार फिर से नीचे जा गिरी है और लगभग 100 फीट की गहराई में अब मासूम जो है वो फंसी हुई है। लगातार सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। तो लगातार ग्राउंड जीरो से IBC 24 की टीम जो है वो लगातार पल पल की अपडेट जारी कर रही है। सबसे पहले मासूम सृष्टि की वो मुस्कुराती तस्वीर, सीहोर में सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहली तस्वीर आप देखिए। दूसरी तरफ विदिशा की तस्वीर है जहां पर लोकेश का सफल रेस्क्यू किया गया था, मगर यहां पर इलाज के दौरान लोकेश की मौत हो गई थी। तीसरी तस्वीर बैतूल की है जहां पर तन्मय जिंदगी की जंग को हार गया था। वहीं छतरपुर में दीपेंद्र का लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, यहां पर रेस्क्यू सफल रहा था और दीपेंद्र को बचा लिया गया था। दूसरी तरफ निमाड़ी में भी इसी तरह की घटना हुई थी जहां पर बोरवेल में प्रहलाद गिर गया था। हालांकि 90 घंटे के बाद यह रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ था, मगर प्रहलाद का शव यहां से निकाला गया था। वहीं भिंड में भी कैलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। 300 फीट गहरे बोरवेल से सफल रेस्क्यू कर कैलाश को सकुशल बाहर निकाला गया था। लेकिन ये 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहे, कुछ असफल रहे, लेकिन लापरवाही हर जगह पर हुई है और इसी वजह से बोरवेल में बच्चे गिरे हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में बोरवेल हादसे कब थमेंगे, क्योंकि सरकार ने अभियान भी चलाया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया कि अगर कहीं बोरवेल खुला दिखता है तो जनता कम से कम बता दे लोगों को। प्रशासन को यह आदेश दिए गए कि प्रशासन लगातार अभियान चलाए, मगर बोरवेल के ढक्कन हमेशा ही खुले होते हैं और लापरवाही कहीं ना कहीं मासूमों पर भारी पड़ जाती है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे शराबबंदी की और छत्तीसगढ़ की। शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक अहम बयान दिया है, जिससे एक बार फिर से शराबबंदी का मुद्दा चर्चा में आ गया। इस पर खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते करीब 5 सालों से शराबबंदी का मुद्दा चर्चा में रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे फिर से शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर फिर अपनी बात दोहराई। मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के आसार नहीं है। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है तो बीजेपी पलटवार न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल को चुनाव से पहले उन्हीं का वायदा याद दिलाया। जब गंगा जल हाथ में लेकर आपने सौगंध खाई थी, उस समय आपने सर्वे नहीं किया था क्या? लेकिन उस समय आपको केवल वोट चाहिए था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3-4 महीने में कम से कम 3-4 बार जो है आपने शराब के संदर्भ में बयान दे डाले। लगता है रात के भी इनको जो है हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनें दिखती है जो कहती है भूपेश बघेल आपको वोट नहीं देंगे। शराबबंदी का मुद्दा महिला मतदाताओं को प्रभावित करता है। देखना होगा आने वाले चुनाव में क्या शराबबंदी वाकई बड़ा मुद्दा बनकर असरदार रहेगा। और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पर गंगा जमुना स्कूल में हिजाब और धर्मांतरण के मामले पर एक्शन शुरू हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं, तो वहीं स्कूल प्रबंधन समेत 13 लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। हिजाब, नमाज और धर्मांतरण का खेल खेल रहे दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। मामले में मजहबी रंग के खुलासों के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच की जाएगी। गंगा जमुना स्कूल को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शासन की तरफ से लगातार निर्देश रहे हैं कि इसमें जो भी तथ्य आते हैं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई किया जाए।
चूंकि कल 2-3 बच्चियों के ऐसे कथन सामने आए, जिसके आधार पर हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि स्टूडेंट्स को अलग ड्रेस पहनने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो, बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई। आपको बता दें, शिकायतों के बाद भी स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन डीईओ को भी हटा चुका है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से किसान सियासत के केंद्र में है। चुनाव 5 महीने के बाद होने हैं, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल किसानों को रिझाने में पूरा जोर लगा रहे हैं। तेरह तारीख को 2100 करोड़ रुपया आपके ब्याज का मैं भर के आपको ब्याज मुक्त कर दूंगा। ये तो पहला किस्त था, 5 महीने रुक जाइए, हमारा जो दूसरा किस्त है चालू होने वाला है। इन बयानों से साफ है कि मध्य प्रदेश की सियासत में किसान कितनी अहमियत रखता है। शिवराज सरकार ने चुनाव के 6 महीने पहले किसानों को लेकर बड़ा दांव खेला है। 2 लाख रुपए तक का ऋण लेने वाले 11,19,000 किसानों का ब्याज शिवराज सरकार भरेगी। 13 जून को राजगढ़ में मोहनखेड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान ब्याज माफी योजना की शुरुआत करेंगे। बहरहाल मुद्दा किसानों का है, तो अपनी अपनी योजनाओं पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस की सरकार की गलत नीति के कारण बहुत सारे किसान डिफॉल्टर हो गए थे। करोड़ों की वो पैसा जो किसान का ब्याज का था, वो भाजपा की सरकार जमा करेगी। ब्याज क्यों माफ करें? कर्ज माफ करें ना सरकार, ब्याज क्यों माफ करें? ब्याज और मूल सब माफ करें, ये हमारी मांग है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल किसानों के सहारे चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं। 2018 में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था। 2023 में इसी मुद्दे पर एक बार फिर सियासी घमासान के पूरे आसार हैं। छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के 5 नए जिलों में कांग्रेस अब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। इस पर एक खास रिपोर्ट। सारंगढ़, सक्ती, खैरागढ़, अंबागढ़, मोहला, मानपुर और मनेंद्रगढ़, भरतपुर, सोनहत, ये 5 नए जिले बने हैं और इन जिलों का निर्माण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ। अहम बात यह कि इन जिलों में अब तक कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई। इन जिलों में पुराने जिलों के अध्यक्ष ही कार्य कर रहे हैं। अब प्रशासनिक और भौगोलिक स्थिति परिवर्तित हो जाने के बाद इन नए जिलों में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की होड़ भी दिखती है। नवगठित जिलों के अंतर्गत आने वाले विधायक चाहते हैं कि जल्द से जल्द अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए, लेकिन नियुक्ति कब होगी, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। इस पर बीजेपी क्या कहती है, ये भी सुन लीजिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो उठा पटक होना, मारपीट होना, एक दूसरे की कॉलर पकड़ना, नेताओं को गाली बकना, ये उनका कल्चर है और स्वाभाविक कल्चर से वो कभी मुक्त नहीं हुए। कह सकते हैं कांग्रेस ने ही बीजेपी को हमला करने का मौका दिया है, पर असल सवाल ये है कि नए जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति में देर क्यों हो रही है। इधर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी सरकार ने कथित घपलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। कथित घपलों और घोटालों पर बहस भी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान घोषणा मशीन है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की खामियां गिना रही है। मध्य प्रदेश को बचाने की बात है। शिवराज सिंह जी पिछले 4-5 महीनों से घोषणा पर घोषणा मशीन है। अब तो घोषणा मशीन बहुत तेज चल रही है। 22,000 घोषणाएं करी हैं। सुना आपने, एमपी सरकार के कथित घपलों घोटालों को लेकर ये दावा कमलनाथ का है। उनका दावा है कि सीएम शिवराज ने 18 साल के कार्यकाल के दौरान 22,000 से ज्यादा घोषणाएं की हैं, जिनमें ज्यादातर घोषणाएं अधूरी हैं। कांग्रेस अब इसे बड़ा कैंपेन बनाने की तैयारी में है, ठीक उसी तरह जिस तरह कर्नाटक में बीजेपी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेस 396 पॉइंट की बुकलेट बनाकर घर घर में बांटेगी। तो जनता के बीच ले जाएंगे। रहा प्रश्न घोषणावीर का या घोषणा मशीन का,
तो उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने इस शब्द का इजाद किया था। कर्नाटक चुनाव से मिले इशारों को बीजेपी समझ चुकी है, लिहाजा कांग्रेस के कैंपेन से पहले बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को लेकर मिस्टर बंटाधार के नाम से कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। लेकिन वो लोग जो चुनाव देख के इस तरह की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं या कई वादे कर रहे हैं, वो ये तो बता दें कि पुराने वादे कितने पूरे किए। चुनाव में 5 महीनों का समय है, लेकिन दोनों तरफ से जुबानी हमले जारी हैं। बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां देखकर तय है कि मुकाबला बेहद रोमांचक होगा।